हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले बिल्कुल मैं बेसिक से आज चर्चा करूंगा। और कह सकते हैं कि ये जो लेक्चर रहेगा हमारा पहला, वो बेसिक ही लेक्चर रहेगा। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बाकी थोड़ी सी बात इस चैप्टर के बारे में भी करूंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले सबसे पहले अपन लोग केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, फिर इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा देखेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें इस चैप्टर की बिल्कुल कायदे से चीजें आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है, तो भाई हमें पता तो ये होना चाहिए कि आखिरकार केमिस्ट्री ही क्या होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, अर्थात हिंदी की भाषा में रसायन विज्ञान। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, बहुत ही बेसिक से काम है कि पहले केमिस्ट्री का अर्थ समझ लेते हैं। तो जो केमिस्ट्री है, इस वर्ड से बात करें कि नहीं करें हम लोग, तो जो केमिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से बोल सकते हैं कि मिस्र जो हमारी भाषा है, मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। ध्यान समझिएगा, जो केमिस्ट्री शब्द है मिस्र भाषा के किस शब्द से लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला, या अपन लोग बोल सकते हैं काली मिट्टी के घोतक। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो ना है आपको। जब ये क्लियर हो जाता है कि जो केमिस्ट्री शब्द है मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला या काली मिट्टी के घोतक। अब कीमिया के बारे में जो अध्ययन करते हैं जिस विषय से, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कीमियागिरी। मतलब कीमिया का अध्ययन जिसके माध्यम से अपन लोग कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, कीमियागिरी। यहीं से एक शब्द निकल के आता है सुव्यवस्थित रूप इसका, केमिस्ट्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री बेसिकली आया कहां से। अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि भाई इसकी डेफिनेशन जो है वो होती क्या है। तो अगर बात की जाए तो सभी को पता है कि विज्ञान की वह शाखा, क्या कहेंगे, वही डेफिनेशन है, ज्यादा थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत द्रव्य की, ध्यान से समझिए, द्रव्य मतलब मैटर की संरचना, गुण, संगठन आदि का अपन लोग अध्ययन करते हैं, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो ना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, गुण, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया द्रव्य, द्रव्य की संरचना, गुण, संगठन। तो सबसे पहले अपन लोग द्रव्य की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं, देन फिर इस चैप्टर को जैसा भी है स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर द्रव्य की प्रकृति देखी जाए, द्रव्य की प्रकृति, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं द्रव्य और द्रव में, तो वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। द्रव्य की प्रकृति देखने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानना होगा भाई, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज द्रव्य से ही तो मिलकर बनी है। अर्थात अपन लोग कह सकते हैं, इस ये कहने से बेहतर होगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में चीजें कितनी से मिलकर बनी है, दो चीजों से मिलकर बनी है, दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अपना कौन देता है, द्रव्य, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं कि ब्रह्मांड में जो एक महत्वपूर्ण भाग योगदान अपना पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, वो क्या है, द्रव्य। और दूसरा, द्रव्य को चलाने के लिए, करने के लिए अपन लोग को, जैसे स्वयं को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, खाने के लिए, मतलब दैनिक कार्य करने के लिए या जीवित रहने के लिए, तो भाई ऐसे ही द्रव्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब जो एनर्जी वाला टर्म होता है वो भाई हमारे सिलेबस में है नहीं, अर्थात केमिस्ट्री के सिलेबस में है तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि जिसके बारे में आपको चर्चा करूं। यहाँ पे जो हमारा मेन क्या है, द्रव्य के बारे में पढ़ना है। एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बाकायदा, 1 बाय 1 पॉइंट, और इससे चीजें भी आपकी क्लियर आएंगी, निखर के आएंगी। तो यहाँ द्रव्य की अगर बात कर लें तो द्रव्य को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा अगर हम कहें तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अगर भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखा जाए तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार भौतिक गुणधर्म के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
लेकिन अगर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर देखा जाए तो भाई सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। एक अपना हो जाता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आ जाता है मिश्रण। यहां तक कोई क्लियर नहीं है? मतलब शुद्ध का बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस अपना भाई, और दूसरा अपन लोग बोल सकते हैं कि मिश्रण मिक्सचर है। और मिक्सचर तो कितने भी प्रकार के कर लें, लेकिन शुद्ध पदार्थ सिर्फ दो ही प्रकार का होता है, जिसको हम तत्व कहते हैं और दूसरा जो प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। तत्व के बारे में आप हमेशा से भाई पढ़ते चले आ रहे हैं 9th क्लास से बिल्कुल, तो इसके बारे में मैं बताने का कष्ट ना करूंगा। यौगिक के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अभी देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें और निखर के आएंगी, चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो इसलिए घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए और चीजों को वन बाय वन करके धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश कीजिए। एलिमेंट और दूसरा क्या है अपना कंपाउंड। तो जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे धातु बोल सकता हूं मैं, अधातु कह सकता हूं, और तीसरा आ जाता है उपधातु। कहने का मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये सारे इनके तत्व आ जाते हैं या प्रकार बोल सकते हैं तत्वों के। अब लेकिन जब यौगिक को देखा जाए तो भाई यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कह रहे हैं हम काहे को पीछे रहे, हम भी तो भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना। तो यौगिक को जब प्रकार में देखा गया तो एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। फिर मिश्रण को अगर देखा जाए तो भाई मिश्रण हो रहे हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो बताइए, नहीं तो वैसे मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जितनी बेसिक से मैंने आपको चीजें बताई हैं, खैर कोई बताए, लेकिन बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? क्लियर है कि नहीं है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक पॉइंट उठा के सारी चीजों को क्लियर करेंगे। वन पॉइंट उठाएंगे और सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य अर्थात मैटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही अक्सर क्लासों में, जब भी आप 9th क्लास में जाएं, 11th क्लास में जाएं, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। अगर केमिस्ट्री के बेसिस पे देखा जाए तो द्रव्य आ जाता है, फिर ऊर्जा, और साइंस के बेसिस पे द्रव्य और ऊर्जा दोनों ही पूछ लेते हैं। तो द्रव्य की अगर बारे में बात की जाए तो द्रव्य आखिरकार है क्या? तो बड़ा ही जिज्ञासु प्रश्न है कि भाई द्रव्य क्या है। तो अक्सर सुनने को मिल जाता है कि वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। बताइए, वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अगर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ये तो ठीक है, जो स्थान घेरता है भाई तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, या क्या कह सकते हैं जिसमें भार होता है, उसको तो हम द्रव्य कह रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट और ऐड कीजिए इसमें कि जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जिसको हम किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकें। क्या कर सकें? महसूस कर सकें, उसको हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। आई होप आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल समझिएगा। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा जिसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, उसको भाई हम क्या कहने वाले हैं? द्रव्य। वैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर द्रव्य की कितने? सिर्फ 3 प्रकार बताए, ठोस, द्रव, गैस। ये मेनली प्रकार हैं 3, कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। लेकिन वैसे 5 होते हैं, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद प्लाज्मा आ जाएगा, फिर बोस-आइंस्टीन। ये भी तत्व के प्रकार हैं, तत्व नहीं कहें, सॉरी, भौतिक के आधार पर ये प्रकार हैं। लेकिन भाई इन प्रकारों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन जो प्लाज्मा है वो अक्सर आपको प्लाज्मा टीवी के रूप में आता है आजकल, तो कि भाई रंगीन कलर चाहिए तो भाई प्लाज्मा वाली टीवी ले लो, काहेकि ये ज्यादा रंग प्रदर्शित करेगी। जिस प्रकार श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं कि नहीं, सेम उसी पे। तो चलिए द्रव तो आपका क्लियर हो गया। अब द्रव को क्लियर करने के बाद हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में देखेंगे, फिर यहाँ से अपन लोग आने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर ठोस के बारे में देखा जाए तो मेरे अंदाज से तो आपने पढ़ा तो होगा ही कि भाई ठोस है क्या। इसको 3 पोर्शन में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। सबसे पहले ठोस, तो दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो अगर ठोस के आधार पर देखा जाए, मतलब कि भाई अंतराणविक अणु, हमें पता है नॉर्मल, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे 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 इनमें अणुओं की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रहती है कि नहीं रहती है, बताइए। और अगर द्रव में देखे जाए तो अणुओं की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी? कुछ इस प्रकार से, बताइए। लेकिन अगर यही व्यवस्था हम गैसों में देख लें तो भाई कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। बस खत्म कहानी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जो ठोस होते हैं, ठोसों के मध्य जो अणु रहते हैं वो पास पास रहते हैं। कैसे रहते हैं? पास पास। और अगर द्रव में देखा जाए तो द्रव में अणु
ठोसों की तुलना में, क्योंकि ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। और यही अगर गैस में देखा जाए कि भाई इनमें जो अणु रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बहुत दूर, मतलब एक अणु अगर इधर है तो एक उधर और एक इधर, कह भी सकते हैं ये। इतना क्लियर है कि नहीं? अब इनमें अवकाश बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं इनके बीच का जो स्थान होता है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये दो क्या है, अणु है, एक अणु और दूसरा अणु, इनके बीच में जो स्थान रहेगा, वैसे तो अभी नहीं है लेकिन समझिए थोड़ा दूर दूर अगर बना दिया जाए तो इनके बीच में जो स्थान रहेगा वो क्या करेगा, अंतरा आणविक स्थान। तो जो ठोस में जो अणु रहते हैं या गैस में अणु रहे या द्रव में अणु रहे, उनके बीच का जो स्थान कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतरा आणविक स्थान। तो ठोसों में अगर आप देख रहे होंगे इनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है भाई वो बिल्कुल बहुत कम है, बोल सकते हैं नगण्य है। क्या होता है इनके बीच में, मैं यहां लिखे दे रहा हूं अंतरा आणविक स्थान। तो जो अंतरा आणविक स्थान रहता है वो कैसा रहता है, नगण्य, मतलब ना के बराबर रहता तो नहीं ना के बराबर। लेकिन अगर द्रव में देखा जाए तो ठोसों से थोड़ा ज्यादा, ठोसों से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर यही चीज गैसों में देखी जाए तो भाई बहुत ज्यादा, इनके बीच में जो स्थान है तो बहुत दूर दूर रहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे इनके बेसिस पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब दो जन पास में रहेंगे तो भाई अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ेगा। अब दूर है लॉन्ग डिस्टेंस में तो भाई वो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा चलती है, तो है नहीं। तो भाई वही कंडीशन है कि अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स देखा जाए, AF लिखे दे रहे हैं, तो जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो ठोसों में क्या रहता है, बहुत ज्यादा, क्या रहता है, बहुत ज्यादा। और यही अगर द्रव में देखा जाए तो कुछ कम, ठोसों से कुछ कम रहता है। और यदि गैस में देख लिया जाए तो बहुत बहुत कम रहता है। कैसा रहता है, बहुत बहुत कम। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं आपको। आई होप आपका ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जब इनके बीच में अपन लोगों ने देख लिया, अंतरा आणविक स्थान भी देख लिया, अंतरा आणविक बल भी देख लिया है, इन दोनों चीजें क्लियर होने के बाद जैसे ही अपन लोग आगे पॉइंट पे बढ़ने वाले हैं तो ये देख लिया जाता है कि भाई कि ये जो तरलता होता है कि नहीं होता है, मतलब किसमें बहने का गुण पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तरलता। तो हमें पता है भाई ठोसों को अगर हम यहाँ रख दे तो वहां खिसक जाते हैं, क्यों नहीं ना। तो ऑब्वियसली कि अगर ठोस ये सपोज ये यहाँ पे रख दिया जाए तो ये यहीं पे रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड मतलब पानी को रख दिया जाए, जल बोल लीजिए आप यहाँ पे, तो ये क्या करता है, बहने का गुण पाया जाता है। और यहाँ अगर गैस को रख दिया जाए, अगर मैं कहने का मतलब एक छोटी सी डिब्बी लाया भाई, उसमें क्या भरी हुई है, एक परफ्यूम की डिब्बी है, उसको जैसे ही मैं खोलूंगा तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी, और खुशबू आएगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलते ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो ठोस रहते हैं, देखिए बहने का गुण तो है ही करेंगे, तो ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव में बहने का गुण थोड़ा पाया जाता। और भैया गैस में तो बहुत बहुत ज्यादा। बताइए कोई दिक्कत। अब हम लोग बात कर लेते हैं संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान समझ, कंप्रेसिबिलिटी मतलब अपन ने एक बलून लिया भाई, उसको दोनों साइड से दबाने का प्रयास किया तो दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा। लेकिन अगर यही इसी की जगह लोहे का एक गोला ले लिया, उसको दबाओ तो हाथ चपटे हो जाएंगे, लेकिन भाई वो दबने वाला है नहीं। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जो ठोस रहते हैं, क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं भाई, उनमें संपीड़िता का गुण नहीं पाया जाता। द्रव मतलब भर लीजिए तो उसको दब जाएगा, तो इनमें थोड़ा पाया जाएगा। और गैसों में बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है आपको। अगर नहीं कि उदाहरण देख लिया जाए कि ठोस भाई कौन है, तो जो भी हमें सामने से दिखाई देता, अब गैस ये मत कैसे जैसे ये मार कर ठोस है कि नहीं है, मेरे पास ये वॉच भैया ठोस है, जो भी टेबल वगैरह रखी है यहाँ पे वो भी ठोस है, अपना व्हाइट बोर्ड भी कैसे अवस्था में, ठोस अवस्था। लेकिन द्रव अवस्था की बात की जाए तो जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं भाई द्रव है, ऑयल है, जितनी भी सारी चीजें जो बह जाएंगी। और गैस की बात तो सभी को पता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो फलाना, सारी चीजें कौन से में आ जाती हैं, गैसों के उदाहरण में आ जाती हैं। तो देखिए मैंने ज्यादा डिटेल में लिया नहीं है, फिर भी कोशिश ये की है कि आपको समझ में आ जाए, और जिससे आपको एक आधार मिल चुका है कि भाई इसके आधार के ऊपर से आप अपनी नींव रख सकते हैं। आधार मिल गया है भाई, नींव बनने वाली है, नींव कहना वही समझ लीजिए कि आधार या नींव जो दोनों चीजें हैं वो हमारी रख चुकी हैं, मकान हम बना सकते हैं इनके ऊपर। यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो इनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम सबसे पहले जैसे देखा था हमने कि जो
भाई अपना कह सकते हैं कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो द्रव्य था उसको हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठोस, द्रव, गैस, भौतिक अवस्था के आधार पर। लेकिन रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा समांगी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया जाए तो देखिए, शुद्ध से तो सीधा ही पता चलता है कि भाई जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये तो कहते हैं, जैसे अगर अपन लोग अक्सर दूध घी खरीदने जाते हैं या घर पे आता है तो भाई उससे क्या कहते हैं, भाई मिलावट वाला नहीं चाहिए अपन को, तो उसको क्या कहेंगे, शुद्ध। तो पदार्थ में भी ऐसा जिसमें कोई मिलावट ना हो, अर्थात शुद्ध पदार्थ वह अपन लोग बोल सकते हैं वस्तु है जो केवल एक प्रकार के कणों से निर्मित होती है। क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ वह वस्तु है जो केवल एक प्रकार के कणों से, कितने प्रकार के कणों से, एक प्रकार के कणों से निर्मित होती है, उसे अपन लोग क्या कह देंगे, शुद्ध पदार्थ। बताइए कोई दिक्कत, क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ वह वस्तु जो केवल एक प्रकार के कणों से निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। अब जो शुद्ध पदार्थ था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक तत्व में और यौगिक में। तो बात कर लेते हैं तत्व की। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, तत्व। देखिए डेफिनेशन इसकी कई है, जो आपको बेहतर लगे वो भाई समझने की कोशिश कीजिएगा या उसको याद कर लेंगे। तो तत्व की अगर बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक समस्थानिक परमाणुओं के संयोग से, किनके, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समस्थानिक जो परमाणु रहेंगे, 2 या 2 से अधिक समस्थानिक परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विघटित हुए भाग लेता है और जिसको भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे प्रकार के कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, बिना विभाजित हुए भाग ले। रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए क्या कर ले भाई, भाग ले तो उसको अपन लोग क्या कह देंगे, तत्व कह देंगे। फिर आपने देखा होगा कि जो तत्व रहते हैं भाई वो कितने प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो देख लेते हैं धातु, तो क्या कहेंगे, वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहते हैं, धातु। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2,8,1, अंतिम कक्षा में एक बचा है, हम चाहते कितने हो जाए, 8 हो जाए, तो ये इसको ये इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देगा, त्याग देगा। टेंशन मत लीजिए, अष्टक नियम जो भी चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी। अभी तो बस बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कितना पॉजिटिव आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात ये भैया क्या हो गई है, धातु। तो वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अधातु। तो क्या कहेंगे, वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उन्हें अपन लोग क्या कह देंगे, अधातु। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो भाई कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये क्या हो गया, अधातु। फिर देखते हैं उपधातु। तो अगर उपधातु की बारे में बात की जाए तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, धातु व अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें कहते हैं उपधातु। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, जर्मेनियम, ये सब किसके उदाहरण है, अपने उपधातु के उदाहरण। अगर इसके बारे में अगर आप समांगी देख लिया जाए तो भाई जो समांगी पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार, देखिए यौगिक और देख लीजिए। तो यौगिक की अगर अपन लोग बात करें, यौगिक मतलब जिसको अपन लोग बोल सकते हैं कंपाउंड, तो क्या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, कितने, 2 या 2 से अधिक तत्व कह लो, 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण हो जाता है, यौगिक का निर्माण हो जाता है। कितने, 2 या 2 से अधिक, कोई दिक्कत तो ना है। अब जो यौगिक रहते 2 प्रकार के रहते, एक कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। और जिनमें कार्बन नहीं पाया, जैसे NH3 हाइड्रोजन तो पाया जाएगा, कार्बन नहीं पाया जाएगा, उन्हें अपन लोग क्या कह देंगे, अकार्बनिक यौगिक। बताइए क्लियर है कि नहीं, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें खास। अब समांगी, तो समांगी का जैसे समझ में आ जाता है शुद्ध पदार्थ, सॉरी यहाँ पे मिश्रण लिखना था मेरे को,
तो मिश्रण की अगर देखा जाए तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक मिश्रण मिक्सचर, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से भाई किसका निर्माण हो जाता है, मिक्सचर का निर्माण हो जाता है। अब मिक्सचर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समांगी और दूसरा हो जाता है भाई विषमांगी। तो समांगी किसे कहेंगे, देखिए नाम से ही पता चल रहा, सम अंग, सम धन अंग, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक अंग समान हो, मतलब प्रत्येक भाग समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और विषमांगी जिसका प्रत्येक भाग समान ना हो, उसको अपन लोग क्या कह देंगे, विषमांगी मिश्रण। तो आई होप मैंने जितना भी आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्राफ के माध्यम से, तो भाई वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जिसके माध्यम से आप जो चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, वो अब समझने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।